हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारेस चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। एज यू नो हमने ऑलरेडी 12th बायोलॉजी का बैच शुरू कर दिया और हमारा 4th लेसन चलने लग रहा है। 4th लेसन का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए उसके कौन कौन से फीचर्स है, उसके बारे में हम लोग जनरली इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, क्या कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने लेसन नंबर 3 में डिस्कस करी थी। तो अगर आपने लेसन नंबर 3 साथ साथ लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 नहीं देखे हमारे, तो जाके देख लेना। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से हम लोग ने पूरे चैप्टर को आराम से समझाया हुआ है। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 2 इस लेसन का। इसका मतलब क्या है कि लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, तो उसे भी देख लेना। ये कंटिन्यूएशन वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेनिफिट करेगा आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करें। एक बात और कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इस पूरे सेशन के थ्रू आपको पूरे सेशन के थ्रू पढ़ते समय, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते समय, ये सेशन देखते समय कोई भी डाउट होता है तो आप सीधा आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और मुझसे मैसेज करके डायरेक्टली चीजें पूछ सकते हैं। वहां पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी आपको डाउट होता है, ठीक है, वो तो मैंने अभी बता दिया, लेकिन अगर आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही है, ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको, वीडियो समझ में आ रही, तो आप वहां पे भी जाके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर आपके वीडियोस हमें अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। हमने ये डिस्कस किया था कि जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई। ठीक है, कैसे हम लोग को पता चला कि अच्छा ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल। पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी साइंटिस्टों के बीच में कि भाई प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसका बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था पहले के टाइम पर। ओके, पहले माना जाता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, बट कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, जनरली 3 हम लोग ने एक्सपेरिमेंट पढ़े थे लास्ट वाले लेक्चर में, जिससे हम लोग को ये कंफर्म हो गया था, पता चल गया था कि हाँ भाई डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इतनी बातें क्लियर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी डीएनए का पैकेजिंग, कि उस डीएनए को आखिरकार पैक कैसे किया गया है। पैक मतलब क्या कि अगर मैं बता दूं, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जनरल सा आपका जो एक डीएनए, अगर मैं एक सेल के, ठीक है, आपके एक सेल का डीएनए को निकालूं और उसको एक लाइन से सजा दूं, एक लाइन से लगा दूं, तो वो अराउंड 2.2 मीटर्स तक जा सकता है। इतना 2.2 मीटर्स लंबा हो सकता है। समझ में आ रही बात? इतनी तो हमारी हाइट भी नहीं होती है। ठीक है, 1 मीटर शायद इतना होता है ना, बोलते ना लोग 1 मीटर इतना होता है। सो 2.2 मीटर तक इतना लंबा जो डीएनए है वो आपके सिर्फ एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में? एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। और अगर आपके बॉडी के सारे सेल्स के डीएनए को निकाल दिया जाए, ठीक है, सारे सेल्स के डीएनए को निकाल दिया जाए और उसको एक लाइन से लगा दिया जाए ना, तो वो अर्थ के 3 चक्कर लगा सकते हो। इतना लंबा डीएनए हो जाता है। तो इतना लंबा डीएनए हमारी बॉडी के अंदर फिट कैसे किया गया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए पैकेजिंग के अंदर। ठीक है, अगर मैं एक सेल की बात करूं तो एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो अराउंड 10⁻⁻6 डायमीटर का होता है। मीटर 10⁻⁻6 मीटर इसकी डायमीटर होती है। 10⁻⁻6 समझ रहे हो? मतलब 0.00 ऐसे 00 6 बार 0 लगाओगे उतना, ठीक है, उतना मीटर क्या होता है, छोटा होता है हमारा एक न्यूक्लियस का साइज। उतने न्यूक्लियस के साइज के अंदर हम लोग ने 2.2, ठीक है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए को फिट कर दिया है। ये कैसे पॉसिबल होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग के अंदर। इतनी बातें क्लियर है? तो हम लोग ये वीडियो इस लेक्चर को शुरू करते हैं यहां से। इतनी बातें क्लियर है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, डीएनए के अंदर प्रेजेंट कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो देखो, डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। आप लोगों ने 11th में एक लेसन पढ़ा था, ठीक है, 11th में एक लेसन पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स का। तो उस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएनए कैसे फॉर्म होता है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। तो डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ठीक है, डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। अब ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर टोटल 4 टाइप के, ठीक है, कितने? 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि जनरली डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में। ठीक है, 2 ग्रुप्स में कुछ नाइट्रोजन बेसिस डिवाइडेड है, जो आगे चल के टोटल कितने हैं? टोटल 4 टाइप के। तो मैं जनरली सा डिवीजन दे देता हूं नाइट्रोजन बेसिस का। 2 टाइप के मैंने अभी बताया, ठीक है, 4 टाइप होते हैं, लेकिन वो डिवाइडेड है कितने? 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप है? एक है प्यूरिन्स और एक है पिरिमिडिन्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है, 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। एक है हमारा प्यूरिन्स और एक है पिरिमिडीन। ओके, ठीक है, तो 2 मेजर ग्रुप है,
हमारे नाइट्रोजन बेसिस के। अब प्यूरिन्स के अंदर दो टाइप के अलग अलग प्यूरिन्स आते हैं और दो अलग अलग टोटल टाइप के पिरिमिडीन्स आते हैं। इसका मतलब टोटल 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अगर मैं प्यूरिन्स की बात करूं तो सबसे पहला जो प्यूरिन है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा होता है, एटीजीसी, एडेनिन, ग्वानिन, अपना थायामीन और साइटोसिन। ठीक है, तो जो एडेनिन है वो आता है प्यूरिन में। ठीक है, पहला जो एडेनिन है वो किस में आता है, प्यूरिन में। ठीक है, दूसरा आता है ग्वानिन। दूसरा कौन सा आता है, ग्वानिन। सो एडेनिन एंड ग्वानिन आर 2 प्यूरिन्स। ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन्स आर 2 प्यूरिन्स। और अगर मैं बात करूं पिरिमिडिन्स की तो पिरिमिडिन्स 2 हैं। सबसे पहला है थायामीन और सेकंड है साइटोसिन। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, एक है हमारा एडेनिन, प्यूरिन्स 2 टाइप के प्यूरिन्स होते हैं, एक है एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन और प्यूरिन्स और सॉरी अगर मैं पिरिमिडिन्स की बात करूं तो थायामीन और साइटोसिन। ठीक है, थायामीन्स और साइटोसिन। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो जनरल सा इनके अंदर 2 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है। 2 मेंबर्ड रिंग मतलब कैसा कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। इसको थोड़ा सा मैं साइड में बना लेता हूं, तो थोड़ा सा यहां लेके आता हूं और मैं अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो प्यूरिन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली 2 रिंग्स का होता है। ठीक है, कुछ ऐसे से 2 रिंग्स होते हैं इसके अंदर, सॉरी कुछ ऐसे से 2 रिंग्स फॉर्म होते हैं किसके अंदर, प्यूरिन्स के अंदर। तो प्यूरिन्स भी ऐसे ही दिखेगा, मतलब एडेनिन भी ऐसे ही दिखेगा और हमारा ग्वानिन भी कुछ कुछ ऐसा ही रिजेंबल करता है। इतनी बातें क्लियर है। तो ये दिखने में छोटा है, ठीक है, ये दिखने में इसका नाम छोटा है। ठीक है, प्यूरिन्स नाम छोटा है बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। वही अगर मैं बात करूं थायामीन की यानी पिरिमिडिन की, तो पिरिमिडिन नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, एक सेकेंड, पिरिमिडिन जो नाम बहुत बड़ा है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा छोटा सा होता है। मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रिंग ही प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, और सेम इसकी भी एक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ऐसे टोटल जो पिरिमिडिन्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल रिंग वाला। और अगर मैं बात करूं प्यूरिन्स की बात करूं तो प्यूरिन्स के अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो हमेशा ये बात याद रखो कि प्यूरिन्स हमेशा बॉन्ड बनाते हैं पिरिमिडिन्स के साथ। ठीक है, प्यूरिन्स हमेशा बॉन्ड बनाते हैं पिरिमिडिन्स के साथ। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए हमेशा क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, सही है। तो अगर मैं डीएनए के स्ट्रक्चर को खोल दूं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को यहां से खोल दूं तो यहां पे एक प्यूरिन प्रेजेंट होगा और एक पिरिमिडिन प्रेजेंट होगा। हमेशा प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, प्यूरिन्स कभी भी प्यूरिन्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। प्यूरिन्स हमेशा, ठीक है, प्यूरिन्स हमेशा, फॉर एग्जांपल यहां पिरिमिडिन है तो प्यूरिन्स हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, पिरिमिडिन्स के साथ। वैसे ही पिरिमिडिन्स भी हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, प्यूरिन्स के साथ। अब 2 टाइप के प्यूरिन्स है, 2 टाइप के पिरिमिडिन्स है। ठीक है, 2 टाइप के प्यूरिन्स है और 2 टाइप के क्या है, पिरिमिडिन्स है। इसका मतलब ये है कि अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारा एडेनिन किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा। हमारा एडेनिन क्या अपनी मर्जी से नहीं है कि वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाए या फिर साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाए। वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एडेनिन सिर्फ और सिर्फ थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। एडेनिन सिर्फ और सिर्फ थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब, और जो ग्वानिन है, ग्वानिन भी हमेशा सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। इतनी बातें क्लियर है। तो कभी भी कोई भी किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर हमेशा याद रखना कि जो प्यूरिन है वो पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, कभी भी प्यूरिन प्यूरिन कनेक्ट नहीं होंगे आपस में। ऑल्सो जो एडेनिन है, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये लोग आपस में बॉन्ड शेयर नहीं करेंगे। और किस बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं ये दोनों एक दूसरे से, तो मैंने आपको सिखाया हुआ ऑलरेडी। आपको नहीं सिखाया था, शायद 11th वालों को सिखाया था जब मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रहा था। तो उस टाइम पे जो एडेनिन होते हैं थायमिन से कनेक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। कौन से बॉन्डिंग के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो एडेनिन और थायमिन, ठीक है, एडेनिन और थायमिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एडेनिन और थायमिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। डबल कौन से बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड, हमेशा याद रखना। और जो ग्वानिन है, ग्वानिन हमेशा कनेक्टेड होते हैं साइटोसिन के साथ विथ ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड होते हैं इन दोनों के बीच में, 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और यहां पे भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है।
इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। हमेशा एडेनिन ग्वानिन के साथ, सॉरी, एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब यह है कि प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं। ये हो गई बात डीएनए की। अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो आरएनए में क्या होता है कि जो थायमिन होता है ना, ये रिप्लेस हो जाता है एक दूसरे नाइट्रोजन बेस से, दूसरे पिरामिडिन से, जिसका नाम है यूरासिल। ठीक है, जिसका क्या नाम है, यूरासिल। तो उसके अंदर एक दूसरा केस हो जाता है, थायमिन किसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है, थायमिन की जगह कौन रिप्लेस कर देता है, यूरासिल रिप्लेस कर देता है। इतनी बातें क्लियर है? तो ये जनरल सा था नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। ये नाइट्रोजन बेसिस किससे अंदर प्रेजेंट है, हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। इन्हीं नाइट्रोजन बेसिस से, ठीक है, इन्हीं नाइट्रोजन बेसिस से आगे चल के न्यूक्लियोटाइड बनेगा और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की चेन को, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ के हमारे डीएनए फॉर्म कर देंगे। इतनी बातें क्लियर है? तो हमारा डीएनए तो फॉर्मेशन हो गया, डीएनए फॉर्म हो गया। अब इस डीएनए को हमें पैक करना है एक बहुत ही छोटे से क्रोमोसोम के अंदर। एक बहुत ही बड़ा डीएनए एक बहुत ही छोटे से क्रोमोसोम के अंदर कैसे पैक होगा, वो सारी चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है। तो आओ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो नॉर्मल सा क्या है कि जितना भी डीएनए है, अब ये नॉर्मली किसी भी इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर नहीं हो सकता, जिसको हमें बांधना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, ऊन का धागा होता है, ऊन आपके घर में रहेगा अगर, तो मम्मियां क्या करती है, उस ऊन को एक ही जगह पे क्या कर देती है, लपेट देती है, बहुत सारा, मतलब बहुत लंबा ऊन एक छोटे से एरिया में क्या हो जाता है, फिट हो जा रहा है। वही चीज हम लोग करेंगे डीएनए के साथ भी। तो डीएनए को बाइंड करने के लिए, ठीक है, डीएनए को बाइंड करने के लिए एक प्रोटीन हम लोग यूज करेंगे। उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। हम लोग हिस्टोन प्रोटीन यूज करने वाले हैं बाइंड करने के लिए डीएनए को। इतनी बातें क्लियर है? अब हिस्टोन के टाइप्स पता होने चाहिए। अब हम लोग, हमारे आपकी बुक में दिया हुआ तो आपको पता होना चाहिए। टोटल 5 टाइप के हिस्टोन्स होते हैं। कितने? टोटल 5 टाइप के हिस्टोन्स होते हैं। कौन कौन से, सर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है H1 हिस्टोन। ठीक है, सबसे पहला होता है H1 हिस्टोन। दूसरा होता है H2A हिस्टोन। ठीक है, H2A हिस्टोन। फिर नेक्स्ट आता है H2B हिस्टोन, नेक्स्ट H3 हिस्टोन और लास्ट होता है हमारा H4 हिस्टोन। तो नाम याद रखना एकदम इजी है। H1, H2, H3 और H4, और जो H2 है उसमें A और B। ठीक है, उसमें A और B। तो इतने टोटल 5 टाइप के, कितने टाइप के, 5 टाइप के हिस्टोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहले बाइंडिंग के लिए, ठीक है, जिसमें सबसे पहले बाइंडिंग के लिए सिर्फ ये 4 ही, ठीक है, ये 4 ही हिस्टोन काम आते हैं। कौन कौन से? H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, H2A, H2B, H3 और H4। इसमें से भी क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स दोनों के आ जाते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स H4 के आएंगे, ठीक है, फिर 2 मॉलिक्यूल H3 के आएंगे, ठीक है, फिर 2 मॉलिक्यूल H2B के आएंगे और 2 मॉलिक्यूल H2A के आएंगे। तो ऐसे टोटल 8 मॉलिक्यूल से, ठीक है, ऐसे टोटल कितने, 8 मॉलिक्यूल से हमारा एक हिस्टोन का मॉलिक्यूल बनता है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, टोटल 8 मॉलिक्यूल से एक हिस्टोन का मॉलिक्यूल बनता है। तो यहां पे ध्यान दो, अगर मैं हिस्टोन का मॉलिक्यूल बनाना चाहूं तो ये एक गोला सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, गोला सा मॉलिक्यूल है और यहां पे ये डिवाइडेड है यहां से, और यहां पे देख रहे हो, तो एक बॉल की तरह दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, एक बॉल की तरह दिख रहा है, जिसमें 3 मॉलिक्यूल यहां पे, एक मॉलिक्यूल बोर्ड के पीछे। ठीक है, अब मैं जादूगर तो नहीं हूं ना, आपको पीछे का भी दिखा दूं। तो आप इमेजिन कर लो कि 3 मॉलिक्यूल यहां प्रेजेंट है और एक मॉलिक्यूल, जैसे संतरा होता है ना, संतरा, ठीक है, स्पेसेस होते हैं प्रेजेंट, वैसे हिस्टोन मॉलिक्यूल भी होता है। तो 4 मॉलिक्यूल ऊपर, 4 मॉलिक्यूल नीचे। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। इतनी बातें क्लियर है? इस हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन सी चीजें हैं भाई? तो इस हिस्टोन ऑक्टामर में टोटल 4 डिफरेंट टाइप के हिस्टोन प्रेजेंट है। कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप के? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि H2A, H2B, H3 और H4। अब आप लोग पूछोगे कि सर इस H1 हिस्टोन के साथ क्या होगा, इसको कोई अपने खेल का पार्ट नहीं मानेगा? नहीं, इसको भी माना जाएगा, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा कि H1 हिस्टोन कहां पे काम आने वाला है। इतनी बातें अभी तक क्लियर है? ठीक है, अभी हम लोग को समझ गया कि हिस्टोन ऑक्टामर कैसे फॉर्म होता है। हिस्टोन ऑक्टामर टोटल 4 टाइप के हिस्टोन से फॉर्म हो रहा है। कौन कौन से? H2B, H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 टाइप के हिस्टोन से क्या फॉर्म हो रहा है? हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म हो रहा है। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर हमें क्या करना है? लपेटना है हमारे डीएनए। ठीक है, हमें लपेटना है किससे? हमारे डीएनए को। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो कहां किया जाए? यहां पे किया जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं ऊपर की साइड, तो मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, चलेगा? अब देखो, अब हमारे पास है डीएनए का मॉलिक्यूल। डीएनए का मॉलिक्यूल
सही है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेसिस से बने हुए। टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, याद रखना आपको हमेशा, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स कितने हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और ये कितने हैं, पिरिमिडिन्स कितने, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। आप लोगों को पता है ना कौन कौन सा लिंकेज किससे होता है, हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ लिंक करेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ लिंक करेगा। एडेनिन और थायमिन हमेशा डबल बॉन्ड से लिंक होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से लिंक होते हैं। कौन सा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इतनी बातें मैंने आपको सिखा दी है। अब देखो होता क्या है, इसको मैं जनरल सा ऐसे बना लेता हूं, छोटा छोटा बना लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे एक हिस्टोन का मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा अलग कलर से बना लेते हैं। देखो यहां पे एक हिस्टोन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो डीएनए आएगा ना, डीएनए, ये जो डीएनए आएगा ये इसके ऊपर 2 बार राउंड मारेगा। कितने बार राउंड मारेगा, 2 बार राउंड मारेगा, यहां से यहां। इतनी बात समझ में आ रही, मतलब एक हिस्टोन का मॉलिक्यूल है तो वो उसके ऊपर 2 राउंड मारेगा, ठीक है। एक राउंड ये मारा, फिर उसके बाद आगे चल के दूसरा राउंड मारेगा, तो ऐसे 2 राउंड इसके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 2 राउंड कंप्लीट होते हैं और फिर यहां से डीएनए रिमूव हो जाता है। फिर आगे एक और हिस्टोन का मॉलिक्यूल होगा, यहां पे एक और हिस्टोन का मॉलिक्यूल होगा, सेम ये वापस यही करेगा, वापस ये डीएनए यहां पे आएगा और इसके ऊपर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। तो यहां पे एक राउंड और यहां पे दूसरा राउंड। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक राउंड मारा फिर दूसरा राउंड मारा, ठीक है। एक हिस्टोन मॉलिक्यूल है, एक राउंड मारा फिर दूसरा राउंड मारा, फिर यहां से डीएनए निकल गया, फिर वो डीएनए आगे चल के दूसरे मॉलिक्यूल्स पे क्या कर रहा है, बाइंड करते जा रहा है। तो ऐसे करके सबसे पहले हमारे जो डीएनए होते हैं वो इस हिस्टोन के ऊपर बाइंड होना स्टार्ट कर जाते हैं, इस हिस्टोन के ऊपर बाइंड होना स्टार्ट कर जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है जिस स्ट्रक्चर में हिस्टोन भी प्रेजेंट है और डीएनए भी प्रेजेंट है। इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम जनरली मैंने आगे लिखा हुआ था, आगे मुझे आपको पढ़ाना था फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, पर यहीं पढ़ लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, न्यूक्लियोसोम फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसोम आगे चल के ऐसे ही बहुत सारे रिंग्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिंग्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे क्या, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक अपना हिस्टोन का मॉलिक्यूल, फिर ये यहां से निकला, फिर दूसरा हिस्टोन का मॉलिक्यूल, फिर तीसरा हिस्टोन का मॉलिक्यूल, फिर चौथा हिस्टोन का मॉलिक्यूल, ऐसे करके आगे चल के ये न्यूक्लियोसोम, ये भी एक न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें, बहुत एक लंबा सा चेन बन जाता है, ठीक है। एक लंबा सा न्यूक्लियोसोम का चेन बन जाता है। न्यूक्लियोसोम के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। तो एक हमारा हिस्टोन प्रेजेंट है, ठीक है, एक हमारा हिस्टोन प्रेजेंट है, साथ ही साथ हमारा डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हमारा डीएनए प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम समझ में आ गया क्या होता है, न्यूक्लियोसोम के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होता है वो समझ में आ गया क्या होता है, हिस्टोन प्रेजेंट होता है और डीएनए प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ये जो बचा हुआ डीएनए है, ठीक है, ये जो देखो एक न्यूक्लियोसोम दूसरा न्यूक्लियोसोम, इन दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच में ये जो डीएनए तैर रहा है, लहरा रहा है, इस न्यूक्लियोसोम को हम लोग कहते हैं, सॉरी इस डीएनए को हम लोग कहते हैं लिंकर डीएनए। व्हाट वी कॉल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए के ऊपर हिस्टोन 1 प्रोटीन लगा हुआ होता है। हिस्टोन 1 याद है आपको, मैंने बताया था ना कि हिस्टोन 1 को तो किसी ने पूछा ही नहीं, उसको तो किसी ने याद ही नहीं किया बनाते टाइम, ठीक है। हिस्टोन बनाते टाइम इसको किसी ने याद ही नहीं किया था, ये वाले प्रोटीन को। तो ये हिस्टोन प्रोटीन कहां पे लगा होता है, हमेशा याद रखना, ये लगा होता है लिंकर डीएनए पे। कहां लगा होता है, लिंकर डीएनए पे। तो यहां पे लगा दिया जाए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इस स्टार्टिंग में लगा हुआ रहता है और एक दूसरे स्टार्टिंग में लगा हुआ रहता है। जहां पे क्या प्रेजेंट है, लिंकर डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है, अपना H1, ठीक है, H1 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी एक हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे भी एक हिस्टोन प्रोटीन, H1 वाला, सही बात है, इट इज द H1 हिस्टोन। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ गया इतनी चीजें क्या होती है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम के बाद ये लिंकर डीएनए क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आगे कौन कौन सी चीजें फॉर्म होने वाली है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या समझ में आया, न्यूक्लियोसोम समझ में आया कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारा डीएनए प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारा डीएनए ऐसे राउंड राउंड रैप हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ से डीएनए निकलता है, इसमें डीएनए आया था ना, फिर यहाँ से डीएनए से निकलता है, फिर इसके पास पहुंचता है और फिर यहाँ पे भी क्या हो जाता है, ऐसे रैप हो जाता है, सही है। फिर यहाँ से वापस डीएनए निकल जाता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। ऐसे डीएनए क्या हो रहा है, यहाँ से रैप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियोसोम फॉर्म हो रहा है। फिर न्यूक्लियोसोम
एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में, ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, लिंकर डीएनए, ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है, लिंकर डीएनए, और उस लिंकर डीएनए के ऊपर क्या है, H1 हिस्टोन प्रेजेंट है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर को हम लोग ने क्या कहा, न्यूक्लियोसोम कहा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ने क्या कहा, न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम आगे चल के एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, देखो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, देखो आगे चल के ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ये डीएनए, आगे चल के ये कुछ ऐसा, समझ में आ रही है बात, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये हमारा एक न्यूक्लियोसोम, उस न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, दिख रहा है, तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ये यही चीजें जो मैंने अभी तक बताई ना, वही सारी चीजें प्रेजेंट है, बट आगे चल के क्या हो रही है, ये बहुत ज्यादा n नंबर ऑफ टाइम फॉर्म हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो पूरा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। इस जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। व्हाट वी कॉल इट एज अ क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन दिखता कैसे, ऐसा लग रहा है ना कि एक पतली सी थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर से मोतियां रखी हुई है, ठीक है, मोतियों की माला लग रही है, देख रहे हो, एक मोतियों की माला टाइप लग रही है, इसीलिए क्रोमैटिन को बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग भी कहा जाता है, ठीक है, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर क्या रखी है, स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी, तो उस रस्सी के ऊपर क्या रखी हुई है, मोतियों की माला लगाई, जो कि मोतियों की माला की तरह हमारा क्रोमैटिन दिखता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया न्यूक्लियोसोम क्या होता है, हम लोग को समझ में आ गया क्रोमैटिन क्या होता है, हमें समझ में आ गया लिंकर डीएनए क्या होता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब नॉर्मली हम लोग को इस स्ट्रक्चर को फिट करना है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, उसको फिट करने से पहले एक चीज और होती है, ठीक है, ये भी समझ लो, एक चीज और होती है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन। अब न्यूक्लियोप्लाज्मिन क्या होता है, देखो न्यूक्लियोप्लाज्मिन कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन किस लिए यूज होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन क्या करता है, जो अभी क्रोमैटिन की जो लेयर थी, ठीक है, जो क्रोमैटिन की चेन थी, उसको एक और फोल्ड दे देता है, ठीक है, उस चेन को क्या दे देता है, एक और फोल्ड दे देता है। इस फोल्ड के बाद वो किसके अंदर एंटर करेगा, क्रोमोसोम के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पे क्रोमोसोम भी बना ले, काम आएगा ना, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, सो दिस इज द क्रोमोसोम, ये इसका सेंट्रोमियर और ये क्रोमोसोम, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर एक और प्रोटीन पड़ा हुआ रहता है। कौन सा प्रोटीन है ये, इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, ये हिस्टोन नहीं है। हिस्टोन का काम क्या था, बाइंडिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को बाइंड करने का काम कर रहा था, लेकिन ये डीएनए को बाइंड करने का काम नहीं कर रहा, ठीक है, डीएनए को बाइंड करने का काम नहीं कर रहा, बल्कि जो क्रोमैटिन बना है ना अभी, उस क्रोमैटिन के ऊपर ऐसा लग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन प्रोटीन है, तो इसके ऊपर ऐसे 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 करके लिपट सा जाता है हमारा क्रोमैटिन, ठीक है, लिपट जाता है हमारा क्रोमैटिन। तो इसके अंदर, इस क्रोमोसोम के अंदर एक और प्रोटीन पड़ा हुआ है, एक और प्रोटीन पड़ा हुआ है। क्या बोला मैंने, इस प्रोटीन का नाम कुछ ऐसा सा यहाँ पे प्रोटीन पड़ा हुआ है, ठीक है, इस प्रोटीन का नाम क्या बोला मैंने, नॉन हिस्टोन। ये हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन का काम क्या था, प्रोटीन डीएनए को बाइंड करना, लेकिन ये डीएनए को बाइंड नहीं कर रहा है, सो इट इज अ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल। कहां प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, सो इसका नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो होगा क्या, अब हमारे आएंगे क्रोमैटिन्स, क्रोमैटिन्स लेके आ जाओ भाई, ये है हमारे क्रोमैटिन्स, ये हमारे न्यूक्लियोसोम, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे थे क्रोमैटिन, सही बात है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते, देखो आपने देखा होगा कि बालों को कुछ लोग ऐसे लपेटते, ठीक है, और उसको ऐसे रखते, फिर उसके बाद वो बाल ऐसे कर्ली से हो जाते हैं, देखा आपने, वो बालों का ऐसे साइज चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ऐसे गोले गोले से हो जाते हैं। कुछ सेम, कुछ ऐसा ही सिमिलर सा होता है यहाँ पे डीएनए के साथ भी। डीएनए को इस किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्मिन के ऊपर लपेटा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन के ऊपर क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। तो कुछ ऐसे से लपेटा जाता है, ऐसे से कुछ लपेट दिया जाता है इनको, समझ रहे हो, ठीक है, ऐसे कुछ लपेट दिया जाता है इनको, इसके ऊपर, किसके ऊपर लपेटा जा रहा है इसको, न्यूक्लियोप्लाज्मिन के ऊपर। न्यूक्लियोप्लाज्मिन के ऊपर जैसे ही ये लिपट जाते हैं, ठीक है, जैसे ये क्या हो जाते हैं, ऐसे राउंड राउंड फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद जब यहां से जो डीएनए फॉर्म होता है ना, उसके अंदर ऐसा फोल्ड सा देखने मिलता है। कैसा देखने मिलता है, कुछ स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा सा देखने मिलता है, कुछ ऐसा सा,
मतलब कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पे हमारा हिस्टोन प्रोटीन लगा हुआ है, हमारा न्यूक्लियोसोम लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, इट इज अ न्यूक्लियोसोम, और इसके अंदर कैसा फोल्ड आ चुका है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे कैसा फोल्ड आ चुका है, कुछ ऐसा सा न्यूक्लियोसोम लगा हुआ है इसके ऊपर। अब क्या होगा, जनरल सा ये जो फोल्डेड वाला रीजन है ये एंटर करेगा इसके अंदर इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, और यहाँ पे कुछ ऐसे से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। अभी भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियोसोम्स अभी भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। तो अभी भी इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इतना बड़ा जो डीएनए था वो बाइंड हो गया किसके अंदर, हमारे एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका पूरा डीएनए का पैकेजिंग। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए पैकेजिंग वाला हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग आपको समझा दिया मैंने पूरा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार वापस 1.5 पे देख लेना, 1.5x पे आपको समझ में आ जाएगा। इतने अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मेरे आप इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे प्रोटीन सिंथेसिस वाले लेक्चर में। सो आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको सारी चीजें पसंद आई है, अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, हमको 1 मिलियन हिट करना है बहुत जल्दी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और बेल आइकन को भी क्या करना, प्रेस कर देना। साथ ही साथ इस वीडियो को फैलाओ यार, हर जगह फैलाओ, सबको बताओ कि बायोलॉजी कितनी ज्यादा आसान है। इतनी बातें क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।